आइए देखते हैं आज एनटीपीसी एग्जाम के लिए एंड जेई और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये है मैथ टेस्ट सीरीज का 36 वीडियो। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ग्रुप डी का अलग से मतलब कि मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब दे रही हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो टेस्ट सीरीज में चला रही हूँ इसमें एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन प्लस ग्रुप डी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन प्लस चाहे जेई का हो या फिर एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, मैं सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसके बाद फिर मैं ये सारे टेस्ट सीरीज बनाते जा रही हूँ। तो आप चाहे किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, स्पेशली ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का नहीं, ये सभी के लिए है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि 7 इमारतों की ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर तथा 18 मीटर है। तो सातों इमारतों की औसत ऊंचाई कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो औसत निकालने के लिए तो आप सभी जानते होंगे क्या करते हैं हम लोग कि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और प्लस 18 और बटे क्या करेंगे, सभी संख्याओं से मतलब जितनी की संख्याएं हैं उससे हम भागा कर देते हैं तो निकल जाएगा ये औसत। लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब दी गई संख्या के बीच का अंतर इक्वल हो, जैसे देखिए 12 के बाद 13, एक बढ़ा फिर 14, सभी में देखिए एक एक अंक का अंतर दिया गया है, यानी अंतर समान है। तब ऐसे कंडीशन में अगर औसत निकालनी है आपको तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे कर देना है आपको 2। तो पहली संख्या क्या हो गई 12 और अंतिम संख्या 18, बटे कर देंगे 2। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा बाय 2, ये कट हो जाएगा तो 15 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सीता के बचत बैंक खाते में 1000 रुपये थे। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वह 500 रुपये निकालती है तथा महीना के अंत में 750 रुपया जमा करती है। कितने माह बाद मूल राशि तिगुनी हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। कहता है कि 1000 रुपया सीता के खाते में ये था और प्रत्येक हर मंथ क्या करती है, वो 500 रुपये निकालती है और 750 रुपये फिर जमा कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि 500 रुपये को इसने निकाला और 750 रुपये फिर जमा कर दिए, यानी कि उसे किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ बल्कि और 250 रुपये उसके अकाउंट पे जमा हो गए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 250 यानी 250, तो 250 उसके अकाउंट पे जमा हो गए। तो इस तरीके से कहता है कि कितने माह के बाद, यानी हर मंथ अगर वो ऐसा करे तो कितने माह के बाद मूल राशि की तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी कहने का मतलब है कि ये 1000 था और ये तिगुना हो गया, यानी कि 3000। कब कैसे हुआ है ये, तो 1000 रुपये तो अकाउंट पे थे, प्लस में क्या करती थी वो कि पर मंथ जो है 500 रुपया निकालती थी, 750 जमा करती थी, यानी कि इस तरह से उसके अकाउंट पे पर मंथ कितने जमा हो रहे थे, 250। ऐसा कितने मंथ तक हुआ मालूम नहीं, तो x मंथ तक हमने इसे मान लिया। यहाँ पे 3000 ये 1000 इक्वल कर देंगे हम, 1000 को इस साइड लाके माइनस कर देंगे हम और यहाँ पे हो जाएगा 250x। ये हो गया 2000 इक्वल टू 250x। ये कट हो जाएगा कितने टाइम में, ये कट हो जाएगा 8 टाइम में, ये कंप्लीटली कट हो जाएगा। x का मान 8 आ गया। हमने x को क्या माना था कि कितने माह तक, तो ये 8 माह तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त, वृत्त का आधा, तो आधा वृत्त ये हो गया हमारा। और जब इसे अगर हम अब पूरा इसे करेंगे इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, लेकिन ये हाफ है। अब कहता है इसका परिमाप, और परिमाप 36 दिया गया और आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल।
तो देखिए परिमाप यानी पैरीमीटर, ये यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए ये चारों साइड, आधा वृत्त का आधा हो गया और प्लस इसमें ऐड हो जाता है, ये अंतर को समझे, ये पूरा वृत्त है, इसका परिमाप ये कहलाता है चारों साइड का जो होता है। और जब हम इसे हाफ कर देते हैं तो ये तो हाफ होके कट होके निकल जाता है, लेकिन ये आधा हो जाता है, प्लस में बढ़ क्या जाता है ये, यानी कि व्यास, व्यास यानी कि त्रिज्या का दोगुना, ये बढ़ जाता है। तो इसका परिमाप या अगर याद नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, इसे कर देंगे हम आधा, ये आधा हो गया, प्लस में क्या ऐड हो गया व्यास, व्यास यानी कि 2r हम इसे कह सकते हैं त्रिज्या का दोगुना। ये कट हो गया, यहाँ पे बचा पाई r प्लस 2r, r को अगर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई, ये आपका बच जाएगा। और पेरीमीटर कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 36 ले लिया हमने, r का मान मालूम नहीं, ये निकालना है, यहाँ पे 22/7 और प्लस 2 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा r इंटू ये आ जाएगा टोटल कंप्लीट होके 36/7, ये 36 कैंसिल हो जाएगा, r का मान आ गया 7। अब आपको निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, तो पाई r स्क्वायर बटे 2, पाई का मान रखेंगे क्या 22/7 और ये 2 तो नीचे ही आ जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, स्क्वायर में है, ये कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम में, ये कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक व्यापार में ए, बी तथा सी के पूंजी का अनुपात 5:6:8 है। यदि एक निश्चित समय के अंत में उनके लाभ का अनुपात 5:3:12 है तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे दिया गया है पूंजी, तीनों के पूंजी का रेशियो दिया गया है और उनके लाभ का रेशियो दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि उनके समय का रेशियो क्या होगा। जब आपने अगर साथ पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि लाभ का रेशियो कैसे निकलता है, तो पूंजी और गुना समय दोनों लिखते हैं तब जाकर निकलता है लाभ का रेशियो। तो जब समय निकालना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा लाभ और बटे पूंजी। ओके, तो आपको लाभ का भी मालूम है और पूंजी भी मालूम है, तो समय हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ए, बी और सी, लाभ का रेशियो कितना है 5, 3 और 12 और बटे कर देंगे हम इसमें क्या पूंजी, पूंजी है 5:6:8। इसे कट कर देंगे, ये कट जाएगा 2 टाइम में, 4 से कट कर दीजिए इसे 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद 1:1/2:3/2 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे नीचे का तो कितना 2 आ जाएगा। अब सभी में 2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कट हो जाएगा तो बचेगा 1, ये कट हो जाएगा तो बचेगा 3, यानी 2:1:3 ये आ जाएगा इसका रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ब्रजेश की 4 साल बाद की आयु श्याम के वर्तमान आयु की दोगुनी होगी। 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु श्याम की वर्तमान आयु की 1.5 गुनी थी। ब्रजेश की आयु ज्ञात करें। कहा क्या गया कि ब्रजेश, हम इसे 20 से डिनोट करते हैं, 4 साल के बाद की आयु, ठीक है, 4 वर्ष के बाद की आयु। ब्रजेश के 4 वर्ष के बाद की आयु जो है श्याम के वर्तमान आयु की दोगुनी, तो इसकी वर्तमान आयु को हमने x मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा 2x। कहा गया श्याम का वर्तमान आयु का दुगना है ब्रजेश के 4 वर्ष के बाद का आयु। अगर ब्रजेश की वर्तमान आयु की बात करें, ये तो 4 साल के बाद की आयु है, वर्तमान की बात करें तो इसमें क्या करना होगा 4 हमें माइनस करना होगा, लेकिन बात कही गई है 11 वर्ष पूर्व की,
तो 11 वर्ष पहले जाने के लिए हमें फिर क्या करना होगा, वर्तमान में 11 को माइनस करना होगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 15 और फिर इसकी तुलना की गई है श्याम के वर्तमान आयु से कि 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु श्याम की वर्तमान आयु की 1.5 गुनी थी। श्याम की वर्तमान आयु कितनी, x, इसकी 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब 1.1/2, यानी इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। तो इसका ये 3/2 गुना था। अब कर देंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4x माइनस हो जाएगा 30 इक्वल टू यहाँ पे 3x हो जाएगा। ओके, ये 4x। अब इसे इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 30। पूछा गया ब्रजेश की आयु, तो ब्रजेश की आयु मीन्स वर्तमान आयु, तो इसमें हम पुट करेंगे। इसमें जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान 30 रखेंगे माइनस 4, जिसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 56 ईयर। तो ये हो गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक लकड़ी के बक्से में निम्नलिखित बाहरी आयाम है। क्या क्या, तो 22 सेंटीमीटर लंबा, 17 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर ऊंचा। यह पूरी तरह सीमेंट से भरा हुआ है। तो बक्से में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए, एक बक्सा है, इस तरीके से हम छोटा सा बना लेते हैं। इस आकार का कोई बक्सा दिया गया है और इसकी जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी ये बक्सा जो है कुछ मोटा होगा, क्योंकि लकड़ी के जो बक्से होते हैं वो मोटे तो होते ही हैं। तो ये कुछ मोटे हैं और कितनी मोटाई है इसकी, ये 1 सेंटीमीटर मोटी। तो इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटी हो जाएगी, अंदर से भी 1 सेंटीमीटर मोटा होगा, नीचे बेस और ऊपर, चूंकि ढक्कन के बारे में नहीं कहा गया है तो ये बंद ही होगा, क्योंकि यहाँ इसकी चर्चा तो की नहीं गई है। और बक्सा जो है पूरी तरह से सीमेंट से भरा पड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन जो सीमेंट से भरा हुआ है उसका आपको अगर मात्रा निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। और आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे देख लीजिए ये 22 सेंटीमीटर है, लेकिन इधर भी 1 सेंटीमीटर चौड़ा और इधर भी 1 सेंटीमीटर मतलब कि मोटा, तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 22 में से क्या माइनस करना होगा, 2, यानी कि लंबाई, ये भीतरी लंबाई आपको लेनी होगी, क्योंकि सीमेंट जो है इसके अंदर रखा हुआ है, तो आपको भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई लेनी होगी। तो इसमें 2 माइनस कर देंगे हम, 20 आ गया। फिर बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर इसमें चौड़ाई में भी 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड होगा मोटा, तो इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15। फिर बात करते हैं 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे होगा इसका मोटाई, इसमें भी हम 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 10। अगर यहाँ पे ये कहा गया रहता कि बक्सा जो है ओपन ऊपर से खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है, तब हम ऊंचाई में क्या करते, सिर्फ 1 माइनस करते। ओके, अब यहाँ पे चूंकि 2 माइनस कर दे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गई है, तो अब सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 घन सेमी या सेमी क्यूब, आप इसे बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका आयतन, या फिर बोल सकते हैं सीमेंट जो भरा हुआ है, सीमेंट की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 3 गुने को 5 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा। कहता है एक संख्या है, कोई भी संख्या होगी, इसे 15 से डिवाइड किया गया तो शेष के रूप में 3 आ गया। मान लेते हैं कि आप संख्या को एक बार लगाइए, अगर एक बार आप अगर लगाते हैं तो 15 एका 15 लगेगा और 3 शेष बच रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे रहा होगा क्या, 18 रहा होगा। तो जब यहाँ 18 रहा होगा तभी यहाँ पे 3 शेष बचेगा। तो दी गई संख्या को कहता है कि अगर 3 गुना कर दिया जाए, 18 गुने 3 कितना हो जाएगा, 54, और इसे 5 से विभाजित किया जाए तो 5 से एक बार में लगाइए, ये कट गया, बचा 4। तो कहता है अगर 5 से इसे विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल बचेगा 4। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कहता है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 और a माइनस बी बराबर 4 दिया गया है, तब आपको बताना है a b का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, a माइनस बी इक्वल टू दिया गया है 4। अब हम क्या करेंगे इसे कि दोनों साइड आप इसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे किस फॉर्मूले में ये टूटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे 80 दिया गया है। 80 माइनस 2ab इक्वल टू लिखेंगे हम 16। 16 को इस साइड कर देंगे और 2ab को इस साइड, तो 2ab हो जाएगा प्लस में और ये 16 इधर माइनस में हो जाएगा। तो कितना बचेगा 64। ये 2 से कट हो जाएगा कितने टाइम में, 32 टाइम में। तो ए बी का मान पूछा गया था कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा 32। 32 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 रेलगाड़ियां 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चलती है। तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा था और रिक्वेस्ट की थी कि ये क्वेश्चन मैं बताऊं क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं ये क्लियर कर देती हूँ, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको बनाने में। देखिए 2 ट्रेन है, ये हो गई, और एक दूसरी ट्रेन है, इसे मैं दूसरे कलर से कर देती। ये हो गया दूसरी ट्रेन। एक का जो चाल है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की जो चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है जिसकी चाल अधिक है वो ट्रेन आगे निकल जाएगी और पार करेगी किसमें बैठे हुए व्यक्ति को, तो जो धीमी गति में बैठा है उसे। और क्वेश्चन में लिख भी दिया गया है कि तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकेंड में पार करती है। तो यहाँ पे देखिए, या मान लिया जाए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसे पार करना है। तो इसे पार करना मैंने या फिर आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या फिर किसी पोल को पार करेगी या किसी खंबे को पार करेगी, तो वैसे कंडीशन में रेलगाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी को पार करती है। ये क्लियर है? तो जब रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो वो भी सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को। अगर ट्रेन को पार की रहती तब दोनों का दूरी क्या होता, ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ व्यक्ति को पार कर रहा है, इसीलिए ट्रेन अपनी खुद की दूरी पार करेगी। कौन सी दूरी? तो ये तेज गति वाली जो गाड़ी है ये अपनी दूरी को पार करेगी, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए आप, दूरी बटे चाल। समय कितना लगा, 16 सेकेंड। दूरी आपको निकालनी है तो ट्रेन की दूरी x मान लीजिए आप। अब चाल क्या होगा, समान दिशा में माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये आप सोचेंगे कि जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो हम चाल को क्यों लें। अब यहाँ पे बात समझिए, बहुत बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में एक घुड़सवार भी दौड़ रहा है, तो उस घुड़सवार को कितने देर में पार करेगा। तो उस वैसे कंडीशन में भी ट्रेन अपनी दूरी पार करती है, लेकिन वो चूंकि घोड़े पे सवार होता है तो उसकी भी कुछ ना कुछ चाल होती है, तो दोनों को माइनस किया जाता है, या विपरीत दिशा में हो तो प्लस किया जाता है। या दूसरे कंडीशन में कि व्यक्ति उसी दिशा में दौड़ रहा हो तो उसकी भी कुछ चाल होती है। यहाँ पे व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और ट्रेन क्या है, गतिशील है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि ट्रेन जैसे कि आदमी किसी चाल से दौड़ता है, उसी कारण उसी के तरह ट्रेन में बैठा व्यक्ति इसकी भी चाल कुछ ना कुछ है, जो कि 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो यहाँ पे चाल आपको माइनस करना होगा, क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। ओके, अब 16 इक्वल टू एक्स बाय, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब ये है आपका सेकंड में, दूरी जब भी ट्रेन की होगी तो मीटर में ही मानेंगे हम, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 18 को ऊपर कर देंगे और 27 इंटू 5 हम इसे लिख सकते हैं।
अब आप इसे कट कर दें, 9 से कट कर दें 2 टाइम में और इसे 3 टाइम में, फिर 2 से कट कर दें इसे 8 टाइम में। इस तरीके से x का मान कितना हो जाएगा 120, तो 120 मीटर हो जाएगी इस ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम करता है। शेष पूंजी के 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम पर करता है और शेष बची हुई 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो बताना है कि उस व्यक्ति की कुल पूंजी कितनी थी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात तो मान लीजिए कि पूंजी जो रही होगी x रही होगी, x भी मान सकते हैं या फिर 1 भी आप मान के चल सकते हैं, दोनों से ये सॉल्व होगा। तो x हमने मान लिया। अब पत्नी की बात करते हैं। पत्नी के बारे में क्या कहा गया कि अपनी पूंजी का 2/7वां हिस्सा देता है अपनी पत्नी को, तो ये इसे कितना देगा, x का 2/7 यानी 2x/7 देगा अपनी पत्नी को। और शेष पूंजी के जब 2/7 दे दिया तो शेष पूंजी कितनी बची, शेष कितनी बच गई 5/7। ओके, तो अब कहता है शेष का 1/3वां हिस्सा अपने पुत्र के नाम, तो पुत्र को कितना मिल जाएगा, शेष है 5x/7 बचा हुआ है और इसका 1/3 हिस्सा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 5x/21। अब इतना देने के बाद शेष जो भी राशि बची हुई थी उनकी पूंजी की, वह 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ओके, तो आप तो पहली बात इसे कैसे निकाल सकते हैं कि पत्नी को दी गई राशि और पुत्र को दी गई राशि दोनों को जोड़ देंगे और कुल पूंजी में माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा शेष, और शेष में से फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक पुत्री को मिला गया जो धन मिला है वो निकल जाएगा। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है बहुत क्लियर सी कि यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वां हिस्सा के बराबर धन प्राप्त हो, प्रत्येक पुत्री को, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रत्येक पुत्री को कितना हिस्सा मिलता है, पुत्र का जो हिस्सा था 5x/21 उसका 2/3वां हिस्सा मिलता है, यानी कि इसे मिलता है 10x/63, इतना हम इसे कह सकते हैं। और प्रत्येक पुत्री को मिल रहा है 2 लाख रुपये, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10x/63 इक्वल टू 2 लाख। अब ये 0 और 0 कट हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे कहा गया कि उस व्यक्ति की कुल पूंजी कितनी होगी, तो ये कितना हो गया 12,60,000 हो गया इसकी कुल पूंजी। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।